अच्छा इधर से चालू है, ठीक। तो चैप्टर जो है अपना वो समाप्त हो गया है। जो अपने पढ़ना था लगभग मेरे ख्याल से सब हो गया है ना। कुछ थोड़ा बहुत कचरा कूड़ा बचा होगा तो देख लेंगे, लास्ट में करा दूंगा PYQ लगाते समय। बाकी तो बड़ा बड़ा काम हो गया पूरा। ये शुरू का कचरा बचा हुआ है जो आप लोग बोल रहे थे पढ़ा देना। 2-3 साल से मैंने पढ़ाया नहीं है, क्योंकि इसके पहले बच्चे बोलते थे सर हम लोग खुद पढ़ लेंगे करके, तो मैं नहीं पढ़ा रहा था। अब आप लोग बोल रहे हो तो मैं पढ़ा देता हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, है ना, जो समझ आ गया हो ठीक। बहुत नीट वीट में जेई में इससे सवाल नहीं आता, MT में पूछ सकता है आपके, तो MT के लिए हो सकता है ना, कि आपको करना पड़े। WT में भी पूछ सकता है ना, वीकली टेस्ट में, ठीक। आइए तो लेट अस स्टडी डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब। ऐसी एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब होती। इस ट्यूब में एक ये ग्लास की ट्यूब है, एक वैक्यूम पंप लगाया है। ये वैक्यूम पंप क्या करता है, यहाँ से प्रेशर खींच, यहाँ से एयर खींच लेता है। जब यहाँ से एयर खींच लेगा तो क्या करेगा, यहाँ के प्रेशर को कम कर देता है, ठीक। तो यहाँ का प्रेशर कम हो गया। अच्छा, यहाँ से एक हाई वोल्टेज बैटरी से इसको जोड़ दिया, 2 प्लेट लगा दी। जिस प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है वो कैथोड बन गया, जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है वो क्या बन गया, एनोड बन गया। इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक। An insight into the structure of atom was obtained from the experiments on electrical discharge through gases। यहाँ अंदर गैस भरी थी। नॉर्मली गैस में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। अगर एक बिजली का वायर यहाँ छूटा हुआ है, एक बिजली का वायर वहां छूटा हुआ है, मैं बीच में गुजरूंगा तो मेरे को झटका नहीं लगेगा। एयर में इलेक्ट्रिसिटी का नॉर्मली कंडक्शन नहीं होता। लेकिन अगर हम लोग प्रेशर बहुत लो कर दें इसका और वोल्टेज बहुत हाई कर दें, तो ऐसे केस में एयर में से भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं, ठीक। वही डिस्चार्ज ट्यूब के पीछे का कंसेप्ट है। बिफोर वी डिस्कस द रिजल्ट वी नीड टू कीप इन माइंड a basic rule regarding the behavior of charged particle, like charges repel each other and unlike charges attract each other. Discovery of electron. In 1830 Michael Faraday showed that if electricity is passed through a solution of electrolyte, chemical reaction occurs at the electrode, which resulted in the liberation and deposition of matter at the electrode. He formulated certain laws which you will study in class 12. These results suggested the particulate nature of इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इसमें से कुछ भी काम का नहीं है, सब 12th में पढ़ेंगे हम लोग। जब इलेक्ट्रोड लगाते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस होता है, उसको माइकल फैराडे ने बताया। इन द 1950s मेनली, इन मिड 1950s many scientists mainly Faraday began to study electrical discharges in partially evacuated tubes। partially evacuated, उसमें से थोड़ा सा क्या किया हमने, गैस बाहर निकाल दिया, प्रेशर कम कर दिया। partially evacuated tubes known as discharge tube. It is depicted in figure 2.1. A cathode tube is made up of glass containing 2 thin pieces of metal called electrodes sealed in it. The electrical discharge through the gases could be observed only at very low pressure and at very high voltages। मैं यही बताना चाह रहा था कि नॉर्मल कंडीशन में गैस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। कब पास होती है, जब प्रेशर क्या हो, बहुत कम, और वोल्टेज क्या हो, बहुत ज्यादा, तब होगी, नहीं तो नॉर्मली नहीं होगी। ये बात आप चाहें तो याद कर सकते हैं। द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस कुड बी एडजस्टेड बाय इवैक्यूएशन ऑफ द गैस ट्यूब्स। अपन यहाँ पे पंप लगा लेंगे और ये पंप क्या करेगा, इससे धीरे धीरे हम गैस निकालते जाएंगे, प्रेशर कम करते जाएंगे, ठीक है जी। When sufficiently high voltage is applied across the electrodes, current start flowing through a stream of particles moving in the tube from the negative electrode to the positive electrodes, negative to positive. These are called cathode ray और cathode ray particles। समझ में आया भैया, ठीक। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये वापस खुल जाएगा ना, मैं खोलना चाहूंगा तो कैसे खुलेगा भगवान ही जानता है। कैसे खुला था, खुल जाएगा, ठीक। तो यहां क्या होता है, हमने ये ट्यूब ले ली, यहां एक इलेक्ट्रोड लगा लिया, यहां एक इलेक्ट्रोड लगा लिया।
ये छोटी डंडी क्या है, नेगेटिव, बड़ी डंडी क्या है, पॉजिटिव। ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ गैस भरी, अब मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, यहाँ मान लो कोई सी गैस भरी, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन के एटॉमिक गैस भरी, तो हम बहुत सारी एनर्जी देंगे तो हाइड्रोजन जो है टूट जाएगा, कैसे, H+ और एक इलेक्ट्रॉन में। अब ये पॉजिटिव प्लेट है ये वाली, पॉजिटिव प्लेट की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन टूटेंगे सब एक स्ट्रीम लाइन बना करके इस तरफ जाने लगेंगे। इस रे को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, कैथोड रे, क्योंकि ये वाले प्लेट को हम लोग बोलते हैं कैथोड प्लेट, और ये वाले प्लेट को क्या बोलते हैं, एनोड। तो कैथोड से किस तरफ जा रही है, एनोड की ओर, इसीलिए इसको कैथोड रे बोलते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज है, उसने क्या किया, बीच में यहां एक छोटा सा पंखा लगा दिया, एक छोटा सा पंखा लगा दिया, और पंखा लगा दिया तो उसने क्या देखा कि ये पंखा धीरे से घूमने लगा। पंखा धीरे से घूम रहा है मतलब अगर मैं एक लाइट रख दूं तो लाइट के नीचे पंखा रखने से पंखा अपने आप घूमता है क्या, लाइट के नीचे पंखा रखने से पंखा घूमेगा क्या, नहीं। क्योंकि लाइट एनर्जी के अंदर जो फोटोन है वो कोई सही का पार्टिकल नहीं है। लेकिन अगर सोचो, इमेजिन करो ये लाइट में से छोटा छोटा कण आ रहा हो, छोटा छोटा सैंड का पार्टिकल जैसा आ रहा हो, तो पार्टिकल टकराएगा, और जब हाई वेलोसिटी में उससे टकराएगा तो अपना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, तो धीरे धीरे पंखा क्या होगा, घूमने लगेगा। तो ये पंखा घूम रहा है, इसका क्या मतलब है कि ये कैथोड रे के जो पार्टिकल है ये सही में मटेरियल पार्टिकल है, मतलब इनके पास मास है, इन पे चार्ज भी है, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसलिए इनमें कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, इसलिए उसकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। इतनी बातें हमको यहां से समझ में। दूसरा उसने क्या किया, उसने दूसरा यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। अच्छा, कैसे पता चल रहा है ये चीजें जाके टकरा रही हैं, तो दिखती तो है नहीं, इनविजिबल है। तो उसने क्या किया, यहाँ पीछे में ZnS का कोटिंग कर दिया। ZnS क्या होता है, फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है। ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल बहुत छोटा है, ये प्लेट बहुत पतली है, थिन प्लेट है, इसको भेदता हुआ, पेनिट्रेट करता हुआ ये पीछे चला जाएगा, और पीछे जाकर के ये इससे टकराएगा, और टकराने के बाद यहाँ क्या होगा, इल्यूमिनेशन होगा, चमकेगा। तो चमकने से पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई पार्टिकल है। समझ में आ गई बात। उसने क्या किया, फिर सामने में एक ऑब्जेक्ट रख दिया। अब जब ऑब्जेक्ट रख दिया, बड़ा ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ये उसको पेनिट्रेट नहीं कर पा रही, पेनिट्रेट नहीं कर पा रही, तो इतने हिस्से में क्या पड़ रहा है, इतने हिस्से में ये पार्टिकल टकरा नहीं रहा है, और टकरा नहीं रहा है मतलब यहाँ पे चमक नहीं आ रही, चमक नहीं आ रही। अभी ये लाइट के नीचे मैं अपना हाथ रख दूंगा तो मेरे हाथ की क्या बनने लगेगी, नीचे शेडो, यहाँ भी क्या बनने लगी, शेडो। तो ये शेडो क्या प्रूफ करती है, लाइट की शेडो बनना क्या प्रूफ करता है लाइट, और वो तो खैर है, और क्या पता चलता है, लाइट ट्रांसफर हो रही। अच्छा, और क्या पता चलता है, और सोचो, लाइट कैसी लाइन में चल रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, आड़ी तिरछी लाइन में चल रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है। अगर आड़ी तिरछी लाइन में चल रही होती तो नीचे आ जाती, सीधी लाइन में चल रही इसलिए यहां जाके रुक जा रही, इसलिए पीछे क्या बन रही है, शेडो। तो यहां पर भी शेडो बनना क्या प्रूफ कर रहा है, कैथोड रे कैसी लाइन में ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन में। और क्या पता चल गया, कैथोड रे कैसे पार्टिकल की बनी है, मटेरियल पार्टिकल की। और क्या पता चल गया है, कैथोड रे जो है उस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट। अच्छा, ये उसके बाद उसने क्या किया, यहां बाहर प्लेट लगाया, सॉरी, यहां पर लगा दिया एक पॉजिटिव प्लेट, यहां बाहर लगा दिया नेगेटिव प्लेट, ठीक है, यहां नेगेटिव प्लेट लगा दिया, इसके ऊपर ZnS का कोटिंग कर दिया। तो ZnS का कोटिंग कर दिया मतलब कोई भी चीज टकराएगी तो क्या होगा, चमकेगा। तो उसने देखा ये वाली प्लेट चमकने लगी, ये वाली प्लेट चमकने लगी, मतलब लाइट किधर जा रही है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, मतलब पार्टिकल किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। इसका क्या मतलब है, इन पार्टिकल पे खुद का कैसा चार्ज है, नेगेटिव। समझ में आ गया। तो इतनी बातें अपने को इससे पता चल गई। ठीक है जी, आगे बात समझ में हो जाएगा। आओ चलो वापस उसको देखते हैं अपन लोग क्या बता रहा था वो, और उसमें हाँ, the flow of current from cathode to anode was further checked by making a hole in the anode and coating the tube behind anode with phosphorus material zinc sulfide. When these rays after passing through anode strike the zinc sulfide coating, a bright spot is developed on the coating. अब ये क्या बोल रहा है, एनोड को जो है, ये एनोड को क्या किया, देखो एनोड कैसा दिख रहा है,
परफोरेटेड दिख रहा है, छोटा छोटा छेद कर दिया, तो छोटा छोटा छेद करने के बाद क्या होगा, पार्टिकल को यहाँ से पास करने में और आसानी होगी, इस वजह से यहाँ चमकने लगा, ये वही बता रहा है। ठीक है जी, क्या क्या प्रॉपर्टी है, कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स द एनोड, these rays themselves are not visible but their behavior can be observed with the help of certain kind of material, fluorescent और phosphorescent। समझ में आ गया, फ्लोरेसेंट मटेरियल से उनको देखा जा सकता है, खुद दिखती है क्या वो, नहीं, जाती हुई नहीं दिखेंगी खुद। ठीक है, which glow when hit by them, television picture tubes are cathode ray tube and television picture result due to fluorescence on the television screen coated with certain fluorescent और phosphorescent material। जो पुराना टीवी आता था डब्बे वाला बड़ा टीवी, अब तो एलईडी टेक्नोलॉजी आ गई, जो बड़ा टीवी होता था उसमें बकायदा आप पीछे देखेंगे तो एक कैथोड रे ट्यूब निकली होती थी, बड़ा सा टीवी होता था, इतना बड़ा, देखा है, उसमें खोलोगे कभी आप, तो मैं एक बार हमारे घर में पिताजी, वो खराब हो गया टीवी, तो पिताजी बुलाए उसको बनाने वाले को, टीवी रिपेयर करने वाले को, तो मैं छोटा सा था, तो मैं सोचा अभी इसको खोलेगा तो इसमें से लोग निकलेंगे करके, है नहीं, छोटे छोटे, मगर कोई निकला नहीं। उसमें एक ट्यूब होती है छोटी सी, उस ट्यूब में हाई करंट डालते हैं तो उसमें से कैथोड रेज बनती है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दीज रे ट्रेवल इन straight line, in the presence of electric or magnetic field the behavior of cathode ray are similar to that expected from negatively charged particles। समझ में आ गया, suggesting that the cathode rays consist of negatively charged particles called electrons। अब कैसे पता चला कि यही इलेक्ट्रॉन, तो उन्होंने क्या किया, सब तो मेजर नहीं कर सकते थे वो लोग, उन्होंने भाई साहब पहले यहां हाइड्रोजन गैस डाली, ठीक, इससे जो ये पार्टिकल निकला, इस पार्टिकल का चार्ज बाय मास रेशियो निकाला, इसको क्या बोलते हैं, ई बाय एम। समझ में आया, ठीक, ये निकाला कब, जब हाइड्रोजन गैस डाली थी उसका, फिर उन्होंने इसको चेंज किया हाइड्रोजन गैस, इसकी जगह हीलियम गैस डाली, हीलियम गैस से क्या बन गया, He+ और एक इलेक्ट्रॉन, पहले भी एक इलेक्ट्रॉन था, अब भी एक इलेक्ट्रॉन। अभी जो चार्ज बाय मास रेशियो आएगा सेम आएगा, अलग अलग आएगा, सेम आएगा, क्योंकि पार्टिकल कैसा है, सेम, तो चार्ज, ये पार्टिकल सेम है जो कैथोड की तरफ जा रहा है, तो उसका चार्ज बाय मास रेशियो क्या आएगा, सेम। फिर अगली गैस डाली, कई गैसेस डाल के देखी, हर गैस के लिए जो कैथोड रे पार्टिकल है उसका चार्ज बाय मास रेशियो सेम आ रहा। एनोड रे पार्टिकल, पहले यहां एनोड रे, अब एक एनोड रे भी होती, एनोड रे क्यों होती, अब देखो फिर से समझो आप, ये बना दिया मैंने, ये वाला आपका नेगेटिव प्लेट है, ये वाला पॉजिटिव प्लेट है, इसको कैथोड बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, एनोड। यहां अंदर गैस भरी, हाइड्रोजन जो टूट गई H+ और एक इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगेगा कैथोड से एनोड की तरफ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड रे। H+ आयन, ये माइनस है, इस पे प्लस है, H+ आयन इधर जाने लगेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड रे। अब H+ आयन के बाद जब हम लोग यहाँ हीलियम ले लेंगे तो He+ और एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, हीलियम इधर जाएगा। कैथोड रे अभी भी काय की बनी है, इलेक्ट्रॉन की। एनोड रे पहले हाइड्रोजन की बनी थी, अब किसकी बनी, He+। ये दोनों का मास क्या होगा, अलग अलग, तो चार्ज बाय मास रेशियो क्या आएगा, अलग अलग। और दूसरी गैस ले ली, नाइट्रोजन ले ली, N+ और एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फिर इधर जा रहा है, हर बार चार्ज बाय मास रेशियो क्या आया, सेम। तो जे थॉमसन ने दुनिया को यह बताया कि भैया हर गैस के अंदर में एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, फंडामेंटल है, सब में है। क्यों सब में है, क्योंकि हर बार ई बाय एम रेशियो क्या आ रहा है, सेम। वही पार्टिकल है जिस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो इस नेगेटिव चार्ज के होने के कारण सर जे थॉमसन ने उस यूनिवर्सली फाउंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का नाम रख दिया नेगाट्रॉन। क्या नाम रख दिया, नेगाट्रॉन। समझ में आया। बाद में एक साइंटिस्ट आया स्टोनी, उसने उसका नाम बदल के, नेगाट्रॉन का नाम बदल के क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं कि पार्टिकल दिखा और पार्टिकल दिख के बोला भाई साहब जे थॉमसन सर नमस्ते, मैं नेगेटिवली चार्ज, मेरा नाम इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं बोला। उनको क्या दिखा, हर बार हर गैस में कैथोड रे में एक ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दिखा, उस एक ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को उन्होंने क्या बोल दिया, नेगाट्रॉन।
समझ में आ गई बात पक्का? ठीक। अच्छा, जब ये वाली रे बनेगी, इधर वाली रे, एनोड रे, तो उसका ई बाय एम हर बार क्या आएगा? अलग अलग आएगा, क्योंकि वो हर बार किसकी बन रही है? सेम पार्टिकल की, अलग अलग पार्टिकल की? अलग अलग। जबकि कैथोड रे हर बार किसकी बन रही है? इलेक्ट्रॉन की, सेम पार्टिकल की। समझ आ गई बात पक्का? ठीक। उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है वो अपन ने पढ़ ही लिया, और पढ़ेंगे अभी आगे आके। इसमें भी कुछ होना चाहिए, ऐसा अरेंजमेंट होगा, अपने को नहीं आता है। वहां नहीं, वो नाटक करता है, वो बार बार मिट जाता है। वो पीछे हम लोग, मैं कई बार ट्राई करके देख चुका हूँ। यहाँ पे लिखने में ना, वो लिखने तो दे रहा है मगर वो बहुत अच्छे से लिखने नहीं दे रहा है। लिखने दे रहा है मगर अभी कुछ कुछ जैसे मिटाना है या कुछ करना है तो बहुत नाटक है उसमें। अब मेरे को वो चाहिए वापस। हाँ, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड। कैरेक्टरिस्टिक मतलब बोल रहा है कैथोड रे के जो गुण हैं, आप मटेरियल कोई सा भी ले लो, ग्लास की ट्यूब बनाओ, कोई और चीज की ट्यूब बनाओ, इलेक्ट्रोड कोई सा भी ले लो, या आप गैस कोई सी भी ले लो, किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा। क्यों नहीं डिपेंड कर रहा? क्योंकि सबके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन। और वो बना ही क्या है? इलेक्ट्रॉन। सबका इलेक्ट्रॉन कैसा है? सेम। तो बोले द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड। Thus we can conclude that electrons are basic constituent to all atoms। सब एटम में पाया जाता है, इसीलिए सबसे बाहर निकल रहा है। यहां तक के आगे बात समझ में, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। अब आ जाते हैं चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये चार्ज टू मास रेशियो डायग्राम दिया होगा एक तो कहीं पे, ये डायग्राम, ये भाई ने क्या किया, ये अब मैं आपको बता दे रहा हूं क्या क्या हुआ। ये एक कैथोड रे ट्यूब है, ये यहां से यहां तक की कैथोड रे ट्यूब होती नॉर्मली। एनोड, ये बैटरी लगी है, ये कैथोड, ये एनोड। समझ आ गया? उसको भाई ने क्या किया, पीछे खींच करके ऐसा एक्सटेंड कर दिया। समझते चलना ना क्या क्या हो रहा है। वैसे पूछता कहीं नहीं है मगर अभी आप बोल रहे हो तो मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। पहले पढ़ाता था, मैं बहुत साल बाद पढ़ा रहा हूँ। एनोड पे यहाँ एक छोटा सा छेद कर दिया, यहां से कैथोड रे प्रोड्यूस हुई, एनोड के छेद से पास होके सीधी रेखा में निकल गई। ये सब ब्लॉक कर दिया, मोटा एनोड है, उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। ठीक है, जैसे वो अपन लोग कार्डबोर्ड का स्लिट लगाते थे पहले, उस टाइप का कुछ लगा करके एक पतले से छेद के थ्रू इसको बाहर निकाल दिया। अब यहाँ दो फील्ड लगाई है, एक नॉर्थ साउथ फील्ड है, एक ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये वाली जो दिख रही है कौन सी फील्ड है? प्लस और माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं ये सब चीज को हटा दूं तो ये किधर जाएगा? सीधी रेखा में बी पॉइंट पे चला जाएगा। तो बी पॉइंट कहाँ है उसने मार्क कर दिया। बी पॉइंट मार्क करने के बाद में उसने फिर ये मैग्नेटिक फील्ड लगाई, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, प्लस और ये माइनस वाली। अब ये पार्टिकल कैसा चार्ज है? इस पार्टिकल पे कौन सा चार्ज है भैया? नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है ना, नेगेटिवली चार्ज। तो ये नेगेटिवली चार्ज, ये प्लेट पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा? ए पॉइंट की तरफ। तो इसने क्या किया, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई और ए पॉइंट मार्क कर दिया। ये किसका इफेक्ट दिखा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। समझ में आ गया? फिर उसने इलेक्ट्रिक फील्ड बंद करी, नॉर्थ साउथ मैग्नेट लगाया, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये कहां लगा है? ऊपर और नीचे। ये कहां लगा है? पीछे और आगे, ऐसा लगा है। समझ आ रहा है पक्का? मैग्नेट फील्ड लगाया, मैग्नेटिक फील्ड में देखा उसने कहां टकरा रहा है? सी पॉइंट। तो ए, बी और सी तीनों पॉइंट मार्क कर लिया। इसके बाद दोनों फील्ड को एक साथ लगाया। ये वाली फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको कहां खींचने की कोशिश कर रही है? ऊपर। और मैग्नेटिक फील्ड कहां खींचने की कोशिश कर रही है? नीचे। अगर दोनों फील्ड बराबर कर देंगे तो बराबर करने पर कहां जाके टकराएगा वो? बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट पे वापस उसने टकराने तक के फील्ड्स को एडजस्ट किया, दोनों फील्ड क्या हो गई? बराबर। कहां जाके टकरा गया? बी पॉइंट पे। इस समय क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम। उस समय भाई साहब उसने कुछ कुछ कैलकुलेशन की जो अपने यहां पे नहीं दी, ये दी है, पता नहीं क्या किया भगवान जाने। और उसने कैलकुलेशन करके, वो फॉर्मूले अपने काम के नहीं, पूछता भी नहीं, निकालने के बाद उसने क्या निकाला? ई बाय एम, चार्ज और मास का रेशियो निकाल दिया। समझ में आया पक्का? ठीक, आओ ये मैं शॉर्ट में पढ़ा दिया, अब एक बार पढ़ लेते हैं। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1897, बहुत पहले की बात है, द ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन measured the ratio of electrical charges to the mass of electron
by using cathode ray tube and applying electrical and magnetic field perpendicular to each other as well as to the path of electron. When only electric field is applied, the electrons deviate from their path and hit the cathode ray tube at point A. Point A पे ऊपर टकराए, ठीक है, point A. When only electric field is applied, they deviate from path and hit the point A. Similarly, when only magnetic field is applied, electron strike the cathode ray at point C. By carefully balancing the electric and magnetic field strength, it is possible to bring back the electron to the path which is followed in the absence of electric or magnetic field, and they hit the screen at point B. समझ में आ गया? Thomson argued that the amount of deviation of the particles from their path in the presence of electric and magnetic field depends upon the magnitude of negative charge on the particle. Greater the magnitude of charge, greater is the deflection. जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा. हाँ, बल्ब, हाँ बल्ब मेरी गाड़ी में रखा है. ठीक है, तो क्या होगा? ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन. समझ में आ गया? ठीक. And thus greater is the interaction with the electron, greater the mass of particle. जितना हल्का पार्टिकल होगा उसका डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होगा. अभी ये आ रही है ऐसे मेरे से चलते हुए आ रही, मैं ऐसे टकरा जाऊं इससे तो ये दूर तक फेंका जाएगी. वो भैया आ रहा है, भैया थोड़ा अट्टा गट्टा है, इसकी तुलना में तो अट्टा गट्टा ही है ना. ये आ रहा है मेरे से टकराएगा तो ये उतना दूर तक डिफ्लेक्ट नहीं होगा, इसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा. ठीक है, वैसी बात उसने बताई, हम लोग ऐसी पढ़ लिए. द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन from original path increases with the increase in voltage of the electrode or the strength of magnetic field. By carrying out accurate measurement of the amount of deflection observed by electrons on the electric field strength or magnet, Thomson was able to determine the value of E by m. उसने वैल्यू निकाल ली 1.75 into 10 raised to the power 11 कूलम पर kg. ये भाई ने निकाल ली. ठीक, याद नहीं करना है, कोई काम का नहीं है. Where m is the mass of electron in kg. आपको बस ये याद रखना है, ये डायग्राम दिखे तो यहाँ क्या हो रहा है समझ में आ गया. बस आपको इतना आना चाहिए. क्या कैलकुलेशन हुई वो एनसीईआरटी में दी नहीं तो हमको कहाँ से आएगी, है नहीं. खत्म हो गई बात, इतना ही हमारे काम का. अब आ जाते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला. यहां तक के समझ में आ गया. अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अभी क्या निकाला हम लोगों ने, जे थॉमसन ने क्या निकाल के दिया है? E बाय एम. और ये E बाय एम एक प्रॉपर्टी है जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस चेंज कर दो, इलेक्ट्रोड का मटेरियल चेंज कर दो, कुछ भी चेंज कर दो, E बाय एम हर बार क्या आ रहा है? सेम. हर बार सेम आ रहा है मतलब हर गैस के अंदर क्या है? सेम पार्टिकल है जिसपे कैसा चार्ज है? नेगेटिव, जिसको जे थॉमसन ने क्या बोल दिया? नेगाट्रॉन. समझ में आ गई बात भैया? पक्का. बाद में नाम चेंज हो गया. ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं. अब चार्ज कैसे निकाला? तो चार्ज निकालने के लिए मिलीकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था. अब इन्होंने क्या किया तो ये आप इसको समझो, आप ये आ जान दो, 2 मिनट सही हो जाए वो, फिर बताता हूं आपको. नहीं होगा क्या? इतना हो गया है नहीं, वैसा दिख रहा था ना, अब अच्छा दिख रहा है. तो अब मिलीकन अंकल ने क्या किया तो उन्होंने एक ऐसा वो बनवाया. क्या? बर्तन, लकड़ी का, बढ़ाई को बुला करके. ठीक है, अब इस बर्तन में उन्होंने 3 या 2 कॉलम बना लिए. ये बीच में एक तो सेपरेशन डाला उन्होंने, दिख रहा है. यहां ऊपर ये चार्ज प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज है इसमें, और इस पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव. समझ में आ गया? इनका दोस्त था गैलीलियो, तो उसका टेलीस्कोप मांग रहा है. ठीक, ऊपर से क्वीन विक्टोरिया भी इनकी सहेली थी. सब ब्रिटिश लोग हैं, है ना. तो क्वीन विक्टोरिया के पास में एक ठोक आता था फुसफुस करने वाला, वैसे दबाते हैं परफ्यूम फेंकाता है जिससे, तो वो मांग के ले आया. इसको बोलते हैं एटोमाइजर. यहाँ लगा लिया. इसमें उन्होंने भर ली ऑयल, और ऑयल ड्रॉपलेट्स को ऐसा पुचुक दबाया तो यहां से क्या निकली भैया? ऑयल ड्रॉप्स. तो यहाँ पे ऑयल ड्रॉप्स आ गई. यहाँ छोटा सा छेद है, ये स्मॉल होल.
तो ज्यादातर तो ऑयल ड्रॉप्स यहीं चली जाएंगी, एक ऑयल ड्रॉप नीचे आई, यहाँ एक एक्सरे लगा है, एक्सरे सोर्स लगा है जो एक्सरे प्रोड्यूस कर रहा है, ये एक्सरेज यहां टकराएंगी। एक्सरे क्या देती है? एक्सरे इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब जो है यहां पर जो एयर है, मान लो उसमें ऑक्सीजन गैस है, तो एनर्जी से ऑक्सीजन टूट जाएगा, O प्लस O में टूट गया, और एनर्जी देंगे तो ये O क्या करेगा? O प्लस, और इसके अंदर से क्या बाहर आ गया? इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन आए हैं, ये इलेक्ट्रॉन, ये ऑयल ड्रॉप जो यहां से निकली, इस ऑयल ड्रॉप से जाकर के इलेक्ट्रॉन चिपक जाएगा। तो ऑयल ड्रॉप कैसा हो गया? चार्ज्ड हो गया। समझ में आया? ठीक। ऊपर वाला प्लेट कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज। नीचे वाला प्लेट कैसा है? नेगेटिवली चार्ज। समझ में आया? ऑयल ड्रॉप पे कैसा चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज। क्यों नेगेटिवली चार्ज है ऑयल ड्रॉप? क्योंकि उस पर क्या जुड़ गया आकर के? इलेक्ट्रॉन। यहां तक समझ में आ गया? ये पॉजिटिव प्लेट है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो क्या करेगी प्लेट? इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करेगी। ये नेगेटिव प्लेट है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, ये दोनों पे क्या होगा? रिपल्शन। तो ये प्लेट इलेक्ट्रॉन को कहां ढकेलने की कोशिश करेगी? ऊपर। दोनों मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को कहां ढकेलने की कोशिश कर रही है? ऊपर। तो यहां टेलीस्कोप से यहां पर ये मूलिकन अंकल है ना, ये आप देख लो, है ना। तो मूलिकन अंकल यहां खड़े हुए हैं और टेलीस्कोप से देख रहे हैं। अभी जब नॉर्मल केस में ऑयल ड्रॉप यहां से डाल दी, यहां वाली ऑयल ड्रॉप नीचे क्यों आई? ये यहां से ऊपर उड़ क्यों नहीं गई? क्योंकि सेब गिरेगा तो कहां गिरेगा? नीचे। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी लग रही। तो इस ऑयल ड्रॉप में नीचे की ओर क्या लग रही? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है ना। और ऊपर की ओर क्या लग रही? बोलो। इलेक्ट्रोस्टैटिक कह लो, है ना। अबे चलना है, कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। समझ में आया? पक्का? ठीक। अब क्या होगा? अगर नॉर्मली छोड़ देंगे, ये प्लेट में चार्ज नहीं होगा, तो ऐसे केस में ऑयल ड्रॉप किधर गिरेगी? नीचे। अगर ग्रेविटी नहीं लगेगी तो ऑयल ड्रॉप कहाँ जाएगी? ऊपर। इस पे दोनों तरफ की फोर्स लग रही। अगर यहां से उनको ऑयल ड्रॉप नीचे गिरती हुई नजर आ रही, इसका मतलब क्या है? ग्रेविटी की फोर्स ज्यादा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम है। अगर ऊपर जाती हुई नजर आ रही, मतलब जब दोनों तरफ की फोर्स बराबर होगी तो क्या होगा? वो बीच में ऐसे ठहर जाएगी, थम सा गया, सब कुछ रुक जाएगी। और रुक गया तब इस समय हमको क्या समझ में आ गया? ग्रेविटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो गई? सेम। वो दोनों को उन्होंने इक्वेट किया और चार्ज फाइंड करने की कोशिश करी। तो इस ड्रॉप पे जो पहली बार चार्ज आया वो आया -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पहली बार में ही नहीं मान गए वो, फिर दूसरी बार सॉल्व किया, तो इस बार मतलब दूसरी बार एक्सपेरिमेंट किया तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आया। फिर तीसरी बार सॉल्व किया तो उनका चार्ज आया 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चौथी बार किया 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगली बार किया 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या बता रहा है? चार्ज हर बार किसके मल्टीपल में आ रहा है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज 1 टाइम्स, दिस इज 2 टाइम्स, दिस इज 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। क्यों पॉसिबल है ऐसा? यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से उनको क्या समझ में आया? 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। समझ में आ गया? ये बेसिक मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक। आओ एक बार अपन इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं कि और क्या क्या लिखा हुआ है। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट यहां से एक बार पढ़ लेते हैं। चार्ज R.A. मिलिकन, है ना, राम अग्रवाल मिलिकन नाम था इनका पूरा, है ना, आप घर जाके देख लेना। डिवाइज्ड अ मेथड नोन एज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये 8 साल लग गए इसको बनाने में। 8 साल सोचो आप। हमको बोलता 2 दिन बना के दे देते। To determine the charge on electron, he found the charge on electron -1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. The present accepted value of electric charge is -1.602। अब भाई को कितना मिल गया था? 1.6। राउंड ऑफ करोगे तो भी कितना आएगा? 1.6। बहुत क्लोज आ गया था भाई, है ना।
द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज डिटरमाइंड बाय कंबाइनिंग द रिजल्ट। थॉमसन ने क्या निकाला था? ई बाय एम निकाला था। ई बाय ये निकाला था, ई बाय एम का वैल्यू थॉमसन ने ये निकाला था नीचे वाला 1.75 इंटू 10 रेज टू द पावर 11। यहां ई की जगह क्या पुट कर दिया? 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 डिवाइडेड बाय एम बराबर 1.75 इंटू 10 रेज टू द पावर 11। इसको सॉल्व कर दिया तो मास कितना आ जाएगा बोलो? 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 डिवाइडेड बाय 1.75 इंटू 10 रेज टू द पावर 11। देखो यही किया है और फाइनली कितना मास आ गया? 9.1094 इंटू 10 रेज टू द पावर -31 kg। समझ में आया कैसे निकाला? पक्का पक्का हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज डिटरमाइंड बाय कंबाइनिंग द रिजल्ट विथ थॉमसन ई बाय एम रेशियो। अब भाई ने क्या किया था? ये दिया, इन दिस मेथड ऑयल ड्रॉपलेट्स इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट, छोटा होगा क्या? यस हो जाएगा। in this method oil droplets in the form of mist produced by the atomizer, ये atomizer पुचुक पुचुक है ना, were allowed to enter through a tiny hole in the upper plate of electrical condenser. The downward motion of this droplet was moved by telescope equipped with a micrometer eyepiece, छोटा सा था जो मेजर करता था। By measuring the rate of fall of these drop, Millikan was able to measure the mass of oil drop। किस स्पीड से गिर रही है उसको देख के उसने क्या पता लगा लिया? उसका मास कितना था। समझ में? द एयर इनसाइड द चैम्बर वाज आयोनाइज्ड बाय पासिंग अ बीम ऑफ एक्सरे थ्रू इट। द इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑन द ऑयल ड्रॉप वाज एक्वायर्ड बाय कोलिजन विद गैसियस आयन, है ना? हो गया। द फॉल ऑफ दीज चार्ज्ड ऑयल ड्रॉपलेट्स कैन बी रिटार्डेड, एक्सीलरेटेड और मेड स्टेशनरी डिपेंडिंग ऑन द चार्ज ऑफ ड्रॉपलेट एंड द पोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड। अभी यही इसको प्लस यहाँ है माइनस यहाँ है, बैटरी उल्टा वो कर दे, पोलैरिटी चेंज कर दे तो नीचे जाने लगेगा। समझ में आ गई बात? वैसे वो चेंज खेल सकते थे उसके साथ। ठीक, बाय केयरफुली मेजरिंग द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द मोशन ऑफ ऑयल ड्रॉप पार्टिकल, Mulliken concluded then charge of the particle magnitude of electric charge Q on the droplet is always an integral multiple of electric charge, that is Q is equal to NE। समझ में आ गया पक्का? ठीक, इस पे सवाल बनता है। मुलिकन ने एग्जैक्ट चार्ज निकाला था क्या? नहीं, उसने क्या निकाला था? Q इज इक्वल टू NE निकाला था। समझ में आ गया पक्का? ठीक, इस पे सवाल बनता है। अब आ जाओ, आखिरी इतना सा बचा है। बन गया? समझ आ गया? अब इस पे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आप लोगों को। इलेक्ट्रिकल डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब अगर एटम कैसा है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उसके अंदर से हमको अगर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन मिल गया है, मतलब कोई ना कोई चीज पॉजिटिवली चार्ज भी है, तो इसकी खोज लोगों के अंदर उत्सुकता बढ़ने लगी कि भाई कुछ तो है यार, लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, बेकार बेकार सा लगता है, कुछ तो है ना, समझ नहीं आ रहा है। तो उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने भाई साहब एक और एक्सपेरिमेंट चलाया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अब उल्टा टाइप का काम किया। उन्होंने क्या किया? ऐसे ट्यूब बना ली और चूंकि ये पार्टिकल बड़े बड़े थे तो नॉर्मली नहीं जा पा रहे थे पीछे, यहां पीछे कोटिंग कर ली उन्होंने। यहां काय की कोटिंग है? ZnS की कोटिंग। ठीक, इसको जोड़ लिया इससे। ये आपकी छोटी वाली प्लेट है, ये बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी, ये बड़ी वाली प्लेट है। ठीक है, इससे जोड़ दी। इस पे प्लस चार्ज हो गया, इस पे कौन सा चार्ज हो गया? माइनस। ये क्या चीज है मेरे पास? परफोरेटेड कैथोड है। अब यहां हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन टूट गया किस में? H+ और एक इलेक्ट्रॉन में। अब नॉर्मली केवल यही वाला हिस्सा चमकता था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत पतला होता है, बहुत छोटा होता है, वो पेनिट्रेट कर जाता था। H+ आयन इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाता था, तो हमने क्या किया? इसको परफोरेट कर दिया। परफोरेट करने से क्या हुआ? अब इसके जाने की जगह बन गई, तो ये जाने लगा। बीच बीच में छेद कर दिए छोटे छोटे, तो गोल गोल छेद से पार होके जाने लगा। समझ में आ गया? और यहां पर चमकने लगा। ये रेस कहां थी? ये कौन सी जगह है? ये है कैथोड, और ये क्या है? एनोड। तो ये रेस कैथोड की तरफ जा रही है। आ कहां से रही है? एनोड से। तो एनोड से कैथोड जाने वाली ये रेस को क्या नाम दिया? एनोड रेस।
इसको क्या नाम दिया? एनोड रेज। और इसको एक और नाम दिया, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कैनाल रेज। क्या बोलते हैं इसको? कैनाल रेज। कैनाल रे क्यों बोल रही? कैनाल यानी क्या होता है? कैनाल यानी कैनाल होता है, समझते हो आप लोग, है ना? तो कैनाल में से पास होके जा रही, जो गोल गोल बीच में छेद किए हमने, उस छेद को उसने क्या कंसीडर किया? कैनाल। वहां से पास होके जा रही, इसलिए क्या नाम पड़ गया इसका? कैनाल रेज। इन पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। यहां बीच में पंखा रखेंगे, पंखा घूमेगा नहीं घूमेगा? घूमेगा। आइटम रखेंगे, शेडो बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी। क्या प्रूफ कर रही है? कौन से कैसे लाइन में चल रहा है? स्ट्रेट लाइन में। अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देता हूं, इधर लगा देता हूं पॉजिटिव प्लेट, इधर लगा देता हूं नेगेटिव प्लेट, तो ये रेस किस तरफ जाएंगी बोलो? नेगेटिव प्लेट की तरफ, चूंकि ये खुद कैसी है? पॉजिटिवली चार्ज। जैसे कैथोड रेस के लिए ई बाय एम का वैल्यू हर बार क्या आ रहा था? सेम। एनोड रेस के लिए ई बाय एम का वैल्यू नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा। सबसे कम ई बाय एम की वैल्यू आई हाइड्रोजन गैस के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर 1 और 1 होता है। एक हाइड्रोजन में क्या होता है? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो अंदर क्या बच गया इसके पास? केवल एक प्रोटॉन। H प्लस आयन इज इक्वल टू क्या? 1 प्रोटॉन। तो इसका जो ई बाय एम आया है उसको किसके इक्वल मान लिया? प्रोटॉन के ई बाय एम के इक्वल। चार्ज की वैल्यू हमें पहले से पता थी, चार्ज पुट करके हमने क्या किया? प्रोटॉन का मास निकाल दिया। यहां तक क्या आगे बात समझ में? ये बेसिक उसका कहानी है। ठीक, थोड़ी बहुत बातें पता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, वैसे बहुत बता दिया आपको अच्छे से। मेरा मन नहीं था बताने का, मगर मैंने बोला चलो अब बता ही देता हूँ, शुरू किया है तो। ठीक, आओ। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरिड आउट इन अ मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब लेड टू द डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज। ठीक है, कैनाल रेज इंपॉर्टेंट है, घर जाके एक बार पढ़ लेना, ये सारे शब्द कैनाल रेज है ना, ये सब अंडरलाइन कर लेना, पता होना चाहिए क्या होता है कैनाल रेज वगैरह, है ना। The characteristic properties of these positively charged particles are listed below. Unlike cathode rays, mass of, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसका मास नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं कर रहा था, इसका मास करेगा। तो अनलाइक कैथोड रे, मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कैथोड रेज, नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। These are simply the positively charged gaseous ion. इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो बचा हुआ आयन है वो है। The charge to mass ratio of these particles depends on the gas from which they originate. अलग अलग गैस के लिए चार्ज टू मास रेशियो क्या आएगा? अलग अलग, उस पर डिपेंड करेगा। Some of the positively charged particles carry a multiple of fundamental unit of electrical charge, O +2 +3 चार्ज भी हो सकता है। The behavior of these particles in the magnetic or electric field is opposite to that observed for electron or cathode ray tube. समझ में आ गया? The smallest and lightest positive ion was obtained from hydrogen and was called positive. This positively charged particle was characterized in 1919, जबकि 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई थी। उसके 22 साल बाद किसकी खोज हुई? हमने प्रोटॉन की खोज करी। ठीक है, लेटर अ नीड वाज फेल्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल एज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एटम। ठीक है, अब हमें क्या पता चल गया कि एटम के अंदर एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है मतलब कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी है ना। अब मैं एक तो झोला ले आया, और झोले में मैंने ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल डाल दिया, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डाल दिया। इसका वजन 20 ग्राम है, इसका वजन 20 ग्राम है, तो झोले में वजन कितना होना चाहिए? 40 ग्राम होना चाहिए बेवकूफ। 20 इसका 20 इसका है नहीं? अरे 20 बोला, ढंग से सुन। इसका कितना है? 20 ग्राम। इसका कितना है? 20 ग्राम। दोनों को डाल दिया, कितना होना चाहिए? 40 ग्राम। अब मैंने जब झोले को उठाया तो उसमें मेरे को वजन मिल रहा है 60 ग्राम। इसका क्या मतलब है? झोले में और कोई चीज है। तो वैसे ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, अगर हम ये बस मान लें तो उसमें मास कितना होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास के बराबर। ठीक, लेकिन हमने एक्चुअल एटम का जब वजन किया तो मास क्या आ रहा है? ज्यादा। मास ज्यादा आ रहा है का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन के अंदर कोई और एक पार्टिकल है जिसका मास
है, चार्ज है कि नहीं? चार्ज नहीं है, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों तो हो गए हैं बराबर, तो चार्ज नहीं है उसमें, क्या है? केवल मास। तो आओ भैया, तो उस वजह से लेटर अ नीड वॉज फेल्ट हुई हमें कि कुछ है इसमें जो कैसा है? न्यूट्रल है। आपने ब्लिंकिट से ऑर्डर, ब्लिंकिट समझते हो सब लोग? क्या बात है ना? तो ब्लिंकिट से आप लोगों ने ऑर्डर किया, आपने ऑर्डर किया दो ठो मैगी, है ना, और थोड़ा सा पास्ता और कोल्ड ड्रिंक, ये सब ऑर्डर किया, आपने निकाल लिया। उसके बाद भी भारी भारी लग रहा है, मतलब कोई चीज है जिसका मास तो है लेकिन चार्ज लगा क्या आपको? नहीं, फ्री में आया हो, फ्री में कुछ देते रहता ना, तो उसने फ्री में कुछ दिया आपको, तो वैसे ही लगा हम लोग। दीज पार्टिकल्स वर डिस्कवर्ड बाय चैडविक। किसने ढूंढा? जेम्स चैडविक ने। कब ढूंढा? 1932 में। रदरफोर्ड का मॉडल मेरे ख्याल से 1903 में आया था, और ये लिखा हुआ मिल जाएगा एटॉमिक मॉडल कहाँ है? थॉमसन का मॉडल आया था 1898 में। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी 1907 में, और 98 में आ गया था ये। फिर ये गए, फिर अपने मिस्टर रदरफोर्ड कब आए? ये देखो, ये उनके दोस्त हैं, स्टूडेंट। मैं बोला रदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट्स हैंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन ने मिलके किया था। रदरफोर्ड ने खुद भी नहीं किया था, बहुत बदमाश था रदरफोर्ड, है नहीं? फिर उसने मॉडल दिया था अपना, नहीं दिया क्या उसने मॉडल? है नहीं, नहीं दिया था, हम लोग को तो बताया दिया था करके। ड्रॉबैक दिया था क्या सीधा? हाँ, जब भी दिया था, कभी तो दिया था। 5 किलोमीटर का कुछ बता रहा है। नहीं है भैया, इसमें कब दिया था? मगर मेरे को जहां तक ध्यान है 1903 में दिया था। तो 1903 में किसने दिया? रदरफोर्ड ने। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज कब हुई है? 1932 में, इतने सालों के बाद। समझ में आ गया? ठीक। by bombarding a thin sheet of beryllium by alpha particle. When electrically neutral particles having mass slightly greater than that of proton were emitted, he named this particle as neutron. उसको क्या नाम दे दिया उसने? न्यूट्रॉन। समझ में आ गई भैया बात? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज कैसे हुई? बन जाएगा। चलो लाओ मॉड्यूल निकालो, 2-4 सवाल कराएंगे, दिखाना। पेज नंबर 72 खोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 लगाएंगे। पेज नंबर 72 में क्वेश्चन नंबर 18 क्या लगा देंगे भैया? Q इज इक्वल टू एन ई लगा देंगे उसमें, ठीक है? तो ये व्हाइट बोर्ड हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18, तो Q इज इक्वल टू एन ई लगा के हल हो जाएगा। दिखाना गुड़िया, हो गया सॉल्व? चलो लगा के चलो, जल्दी से करो। टोटल चार्ज कितना दिया है? -1.282 into 10 raised to the power -18 कूलम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट, n इंटू कितना? -1.6 इंटू 10 raised to the power -19। इधर भेज देंगे। 1.2 इंटू 10 raised to the power -18 डिवाइडेड बाय -1.6 इंटू 10 raised to the power -19। -1 बच जाएगा यहाँ, ऊपर जाके 1 हो जाएगा। 12.8 डिवाइडेड बाय 1.6, आंसर कितना आ जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। समझ में आ गया? पक्का कर लोगे? तो ये एक सवाल था जो पूछता है इस टाइप का। अगला आ जाओ, एक्सरसाइज 1 में आ जाओ, एक्सरसाइज 2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 81 खोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, 14। पेज नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 13 और 14। रायपुर में बहुत तेज बारिश हो रही है, पेपर में करेक्शन लगाना है। क्या करेक्शन है? अरे बेटा वो है क्या, पेन है क्या? पेन हाँ बेटा, आया क्या? एक मिनट ना, दोनों आंसर आ गया है? बन जाएगा। हाँ बेटा, एक इसको सॉल्व करके देखना। हाँ करूँ मैं? आ गया आंसर। और पेपर है कल, मैं पेपर नहीं बना पाया, 2 दिन से तबियत खराब चल रही थी, पेपर नहीं बना था। अब पेपर है कल, पेपर जी रायपुर में बन रहा है, मैं यहाँ बैठा हूँ। कोई बात नहीं, व्हाट्सअप आ गया, हो जाता है। रायपुर में भयंकर तेज बारिश हो रही, लाइट चली गई। जिस कंप्यूटर में पेपर है
उसमें बिजली नहीं है। तो जीवन में दुख इतने, क्या बताऊं मैं। विच हैज हाईएस्ट ई बाय एम रेशियो। ई बाय एम रेशियो क्या है? चार्ज टू मास रेशियो। ठीक है, अब चार्ज टू मास रेशियो कैसे निकालेंगे? आओ, ई बाय एम कैसे निकालेंगे? सबसे पहला किसका बोल रहा है भैया? एच ई प्लस टू आई एम का। तो इसका ई बाय एम ऐसा निकालेंगे, इस पे चार्ज कितना दिख रहा है? 2, और मास कितना होता है इसका? 4, ऐसे लिखोगे। ठीक है, ई बाय एम अगला किसका बोल रहा है? एच ई प्लस का। तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा? 1, मास कितना हो जाएगा? 4। एच ई प्लस का थर्ड वाला है ये, फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया। सेकेंड वाला बोल रहा है एच प्लस का। एच प्लस का ई बाय एम चार्ज कितना होगा? 1, मास कितना होगा? 1, उसमें एक प्रोटॉन का मास होता है ना। और चौथा वाला बोल रहा है एच, एच पे ई बाय एम चार्ज कितना होगा? 0, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 0। समझ में आ गया ना? अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यूज ऑफ ई बाय एम। सबसे कम ई बाय एम किसका होगा? न्यूट्रॉन का, क्योंकि न्यूट्रॉन कैसा है? न्यूट्रल। बाकी लोगों का कैसे निकालेंगे? अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो देखना, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? किसी को याद है क्या? He24+2, इसका ई बाय एम कितना हो जाएगा? 2/4। समझ में आया पक्का भैया? प्रोटॉन पे चार्ज +1 होता है और मास उसका 1 यूनिट होता है, तो इसका ई बाय एम कितना जाएगा? 1। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना? नहीं, मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन भारी होता है ना, कितना गुना? 1840 गुना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहीं पे शुरू में पढ़ा था हम लोगों ने। तो अब फॉर इलेक्ट्रॉन ई बाय एम चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन पे? 1, लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1840 गुना क्या? नहीं, इट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 1840। तो ये कहां चला जाएगा? ऊपर। तो 1840 टाइम्स ऑफ 1, तो 1840 आएगा, इसका 1 आएगा और इसका 1/2 आएगा। समझ में आया 1840 कैसे आया? पक्का? क्योंकि उसका मास कितना होता है? ये पहले डेटा लिखाया हुआ है मैंने आपको कहीं पर, कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1840 टाइम्स, नहीं, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 1840 टाइम्स। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन हल्का होता है प्रोटॉन से। ठीक, इतना गुना हल्का होता है, इसको याद करना है। बन जाएगा? तो इस प्रकार मेरे को लगता है कि आप सब ई बाय एम के सवाल भी बन जाएंगे। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि और कुछ छूटा है। ठीक है जी, आगे बात समझ में बन जाएगा पक्का? चलिए वो निकालिए कॉपी, एक आध नहीं, एक दो ठो पी वाई क्यू कराने कॉपी में। हाँ जी, एक होमवर्क दिया था मैं आप लोगों को, क्या है वो? होमवर्क हो गया? चलो देखो जल्दी कॉपी में क्या होमवर्क था, पढ़ो सवाल को। मैच द कॉलम वाला दिया था ना? हाँ, क्या क्या दिया था उसमें मैंने आपको? क्वांटम नंबर एन, एल, एम और एस। पहला क्या लिखा था? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, दूसरा साइज ऑफ ऑर्बिटल, है ना? और तीसरा शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, है नहीं? और चौथा क्या दिया था? ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बहुत बढ़िया सवाल है ना? ये अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले नीट पे पूछा है, जेई में भी पूछते रहता है ना? अब बताओ, आप स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में अपने को कौन बताएगा? एस, है ना? स्पिन के बारे में कौन बताएगा? एस। तो एस जो है ये बताएगा अपने को स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, अब अगला आ जाओ एन। एन क्या बताता है? तो एन बताता है अपने को साइज ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, 1s ऑर्बिटल से बड़ा होगा 2s ऑर्बिटल, 2s से बड़ा होगा 3s, 3s से बड़ा होगा 4s। जैसे जैसे बाहर जाते जाएंगे साइज क्या होगा? बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे n इंक्रीजेज, साइज ऑफ ऑर्बिटल क्या होता है भैया? इंक्रीजेस। समझ में आ गया? एल क्या बताता है? एल बताता है अपने को सब शेल के बारे में। किसके बारे में बताता है? सब शेल। अब सब शेल कौन कौन से हो सकते हैं बोलो आपके पास में? एस, पी, डी और एस का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। पी का शेप कैसा होता है? डम्बल। डी का शेप कैसा होता है?
डबल डबल। और एफ का शेप कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स। तो यहां से हमको क्या पता चल रहा है? शेप ऑफ ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। तो ये हमको क्या बता रहा है? शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। समझ में आया पक्का? ठीक। अब एम जो बचा है आखिरी, एम, जैसे मान लो मेरे पास पी सब शेल है, तो पी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 3, है ना? क्या क्या नाम होगा? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब जैसे मैंने बोल दिया पी जेड, हाँ भैया, पी जेड कह दिया, पी जेड के लिए एम की वैल्यू कितनी होगी? हाँ भैया, पी सब शेल के अंदर एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? बीच वाले में 0, इसमें +1 और इसमें क्या? -1। अब एम की वैल्यू अगर बोल रहा है 0 है, मतलब ऑर्बिटल कौन सी दिशा में है? जेड एक्सिस पे। समझ में आ रहा है? तो एम की वैल्यू हमको क्या बता रही है? ऑर्बिटल की दिशा बता रही है, ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन बता रही है। समझ में आ रहा है? तो एम क्या बताएगा अपने को भैया? आखिरी वाला, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। समझ में आ गया? पक्का हो जाएगा। चलो कॉपी में लिखेंगे भैया, ये वाला कर लिए थे साहब? हाँ, कुछ लिखना है इसमें से लिख लो, है ना? m इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? पी जेड। यहां लिख लेना ऑर्बिटल इज ओरिएंटेड अलोंग z एक्सिस। ऑर्बिटल इज ओरिएंटेड अलोंग z एक्सिस, z एक्सिस की तरफ झुका हुआ है ऑर्बिटल। इस बार टेस्ट में, अगले संडे टेस्ट होगा, जिसके 50% से कम नंबर आएंगे बेटा, उसकी कुटाई निश्चित है ना? तैयार रहे आप, पढ़ना शुरू करें घर में अभी से। मेरे को रिजल्ट चाहिए, यहां से नंबर आना चाहिए। टेस्ट में ये वाला पूरा चैप्टर आएगा तो अच्छा, अभी तो सब्जेक्टिव भी कराया जा सकता है, सब्जेक्टिव का भी टाइम हो गया है, देख लेंगे। अगर सब्जेक्टिव होगा तो भी 50% से ज्यादा आना चाहिए, फेल नहीं होगा कोई। ठीक है, 35 नंबर का होगा तो 17.5 चाहिए ही चाहिए। 17.5 जो कम लाएगा, वो जितने नंबर कम होंगे उतना इंटू 3 बार मेरे को पेपर लिख लिख के दिखाएगा। अगर आपका 1 नंबर कम होगा, 3 बार पेपर लिखोगे आप, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए पढ़ो अभी से, एक्सरसाइज 1 लगाना शुरू करो। सब्जेक्टिव वाला पेपर लेंगे इस बार, कम से कम आप स्कूल में तो पास हो पहले। हो गया यहाँ तक के? लिख लिए सब लोग? बढ़े आगे? चलो क्वेश्चन लिखेंगे भैया। एक साई 310 रिप्रेजेंट्स, ऐसा सवाल कई बार बन जाता है। नंबर 1, 2pz, 3px, 3pz, 4dz²। ये 4 बोल दिए, साई 310 रिप्रेजेंट। ठीक है, अब इसमें ये जो साई 310 है, इसका क्या मतलब है? ये n है, ये l है और ये m। समझ में आ गया? तो n, l और m। अब 310 बराबर क्या हो जाएगा बोलो? n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 0। किसकी बात कर रहा है ये? थर्ड शेल के। कौन सा सब शेल है? p सब शेल का बीच वाला ऑर्बिटल। बीच वाला ऑर्बिटल कौन सा होता है? pz, है ना? तो ये किसकी बात कर रहा है बोलो? 3pz। समझ में आया पक्का? इसको नोट करेंगे और एक आखिरी करके दिखाएंगे। साई 420 रिप्रेजेंट्स, साई 420 रिप्रेजेंट 4dxy, 3dz², 4dz², 4dx² माइनस y², 4dx² y²। दिखाना भैया, किताब नोट कर लो। हो गया? क्या रिप्रेजेंट करेगा बोलो? है ये क्या क्या हो गया इसका? n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 2, यानी किसकी बात कर रहा है? डी सबशन। और m इज इक्वल टू 0, मतलब किसके ऑर्बिटल की बात कर रहा है? बीच वाले की। और बीच वाले की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा? 4d
जेड स्क्वायर, बीच वाला जेड स्क्वायर फिक्स है। अब बाकी आप सबको इंटरचेंज कर सकते हो। सर कभी मान लो 421 पूछ लेगा तो क्या करेंगे? तो नहीं पूछेगा, क्योंकि वो चेंज हो सकता है, इसलिए नहीं पूछेगा। समझ आ गया पक्का? ठीक, तो अब ये हो गया। अब मेरे पास कुछ है नहीं, आइए कॉपी निकालिए। मेरे हिसाब से तो सब हो गया। अब बेटा आप बनाना, कुछ बच गया होगा, एक आध पेज छोड़ दो, कुछ बच गया हो, चूंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, मेरे को लग नहीं रहा कि मैंने कुछ छोड़ा है। मगर आप लोग PYQ बनाना एक बार, कुछ ऐसे लगेगा कि नहीं बन रहा है तो मैं करा दूंगा, ठीक है? एक आध पेज छोड़ दो, बहुत दिन से पढ़ा रहा हूँ। हेडिंग डालो, क्या है तीसरा चैप्टर? पीरियोडिक, क्या है? पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ, बहुत बड़ा नाम है, आप शॉर्ट में लिख लो पीरियोडिसिटी, शॉर्ट में लिख लो चैप्टर का नाम पीरियोडिसिटी। उतना बड़ा कहाँ हो, एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको। पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, ऐसा करके कुछ चैप्टर का नाम है, ठीक है? तो यहाँ क्या पढ़ेंगे अपन, किसके बारे में? पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल कैसे कैसे बना उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पीरियोडिक टेबल एक दिन में नहीं बना, बहुत साल लगे उसको बनने में, धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट हुआ। सबसे पहला जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। इससे कभी कभी बहुत रेयर केसेस में सवाल आता है, लेकिन आता है। एक दो सवाल आया हुआ है जेई में, मतलब 2-3 साल में एक आध बार, कभी 20 बार पेपर होता है जेई का साल में, 20 बार में 2-3 साल, मतलब 60-70 पेपरों में कभी एक आध बार एक या दो सवाल आ जाएगा तो आ जाएगा, उससे ज्यादा नहीं आता है, ठीक है? तो इजी टॉपिक है। पीरियड डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसमें सबसे पहला लिखेंगे भैया डोबेराइनर ट्रायड। क्या नाम लिखेंगे? डोबेराइनर ट्रायड, ठीक? सुना है आप लोगों ने डोबेराइनर ट्रायड? क्या किया था डोबेराइनर ने? हाँ, 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया था, ट्रायड बनाया था। उस ट्रायड में क्या देखने को मिला था कि पहले और आखिरी एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज किसके इक्वल था? बीच वाले के नियरली इक्वल था, एग्जैक्टली इक्वल भी नहीं था, ठीक है? तो लिखेंगे भैया ही grouped elements in group of three called triads, in group of three called triads, ठीक? अगली लाइन में लिखेंगे द क्या बोलते हैं उसको भैया, एवरेज, द एवरेज of atomic mass, the average of atomic mass of first and third element was nearly equal to atomic mass of middle element, समझ में आ गया पक्का? ठीक है, ऐसा उसने पाया। ऑल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ मिडिल एलिमेंट were in between those of first and third element, पहले और तीसरे एलिमेंट के कहा थे भैया? इन बिटवीन थी। समझ आ गया पक्का? ठीक, जैसे एग्जांपल उसने एक ट्रायड बनाया था जिसमें आता है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब इनका अगर मैं एटॉमिक मास देखूंगा तो लिथियम का एटॉमिक मास है 7, सोडियम का एटॉमिक मास है 23 और पोटेशियम का है 39। एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, पहले और तीसरे एलिमेंट का कितना हो जाएगा बोलो? 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2। 7 + 39 कितना हो गया? 46/2। कितना आ गया? 23। ये 23 किसके इक्वल है? मिडिल वाले के इक्वल है। दोनों की प्रॉपर्टीज भी वैसी है। लिथियम पानी से, ठंडे पानी से रिएक्ट करता है, उतना चट 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 नहीं करता,
इसको ठंडे पानी में डालो, इसमें आग लग जाती, फ्लेम्स उठने लगती। इसको डालो, ये चट 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 करता है। तो इसकी रिएक्टिविटी कम है, इसकी ज्यादा है, और ये कहाँ है, इंटरमीडिएट है दोनों के। समझ आ गया पक्का? नोट करेंगे फटाक से एग्जाम्पल। अदर दो एग्जाम्पल और दिए थे उसने। अदर एग्जाम्पल्स हो गया कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, और दूसरा था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो कुल मिला के उसने 9 ही एलिमेंट को क्लासिफाई किया था, केवल इतने ही थे। ठीक, आज की तारीख में हम कुछ और भी बना सकते हैं। चलो अच्छा पहले नोट करो फटाक से, कर लियो नोट, ये वाला भी लिख लो, अदर एग्जाम्पल भी। हो गया। आज की तारीख में हम कुछ और भी बना सकते हैं, लेकिन हम भी बहुत ज्यादा नहीं, 5-6 ठोक और बना लेते हैं हम लोग, तो 7-8 ट्रायड है मैक्सिमम। तो कुल मिला के 20-22-25 एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हो पाता है। तो ये कोई बहुत हाई फाई सिस्टम नहीं है ना। उसमें से भी इसके 3 ट्रायड में से केवल एक ही वाला था जिसमें मास एग्जैक्टली इक्वल आया था बीच वाले का। बाकी सब में मास जो है वो क्या आ रहा था, नियरली इक्वल, आसपास था, थोड़ा बहुत, एग्जैक्ट नहीं था। ठीक है जी, क्वेश्चन लिखेंगे भैया। ए बी एंड सी, ए बी एंड सी form a Dobereiner triad. Capital A, capital B and C form a Dobereiner triad. If the atomic mass of A and B, if the atomic mass of A and B are 7 and 15 respectively, जल्दी से निकालना, atomic mass of A and B are 7 and क्या बोला 15 respectively, what will be the atomic mass of C? What will be the atomic mass of C? चलो आया किसी का आंसर आगे? और किसी का कुछ इसके अलावा? किसी का और किसी का कुछ नहीं आया? 23 आ रहा है, और किसी कुछ नहीं आया? एनीवन? किसी का 11 आ रहा हो? एनीवन? आया क्या? कितना है? आया ही नहीं। 1515। हाँ, कितना आ गया? ट्वेंटी थ्री आएगा, 23। 11 इज द रॉन्ग आंसर। मगर अच्छा, मैं चेक कर रहा था आप में से कोई ला पाया क्या, रॉन्ग नहीं लाया आप लोग। ए बी और सी, इसका मास 7 है, इसका 15 है, इसका कितना है पूछ रहा है। तो डोबराइनर के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डोबराइनर्स लॉ, क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस सी का एवरेज इज इक्वल टू क्या, बी। ए प्लस सी कितना हो जाएगा, ए कितना है 7 प्लस एक्स अपॉन 2 बराबर 15। 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 13, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 23। समझ में आ गया भैया? ठीक, नीचे लिखेंगे ट्रिक टू आइडेंटिफाई डोबेराइनर ट्रायड। डोबेराइनर ट्रायड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ट्रिक टू आइडेंटिफाई डोबेराइनर ट्रायड। ठीक है, लिखेंगे ऑल द एलिमेंट्स should belong to the same group of modern periodic table. All the elements should belong to the same group of modern periodic table. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अपन पढ़ेंगे धीरे से, उसके कौन से ग्रुप में आने चाहिए, सेम ग्रुप, है ना।
अगली लाइन में लिखेंगे। अच्छा, अब जो अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये पहले क्लासिफिकेशन किसके बेस पे होती थी? एटॉमिक मास। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसके बेस पे बना है? एटॉमिक नंबर। तो हम लोग धीरे से अभी एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर में शिफ्ट हो जाएंगे। अभी एटॉमिक नंबर याद करने लगेंगे अपन, ठीक है? तो हमें एटॉमिक नंबर याद हो जाएगा, तो उसके आधार पे ट्रिक बनाए हुए लिखेंगे। अगला पॉइंट, द डिफरेंस बिटवीन atomic numbers of members should be either 8 or 18, should be either 8 or 18 in both, ऐसा कुछ लिख लेना, 8 और 18 है ना, दोनों में 8 और 18 होना चाहिए। एक या तो 8 या तो 18। अब इसको कैसे देखेंगे? जैसे मेरे पास है लिथियम एटॉमिक नंबर 3, सोडियम 11, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, ठीक है? ये तीनों एक ही ग्रुप के हैं, ग्रुप नंबर 1 के, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है? यहाँ एटॉमिक नंबर का डिफरेंस कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। 11 में से 3 गया, कितना बचेगा? 8। और 19 में से 11 गया, कितना बचेगा? 8। मतलब ये डोब्राइनर ट्रायड है कि नहीं है? है। समझ में आ गया? अब यही मैं ऐसा दे देता, देखना, सोडियम, फिर पोटेशियम और फिर रुबिडियम, ठीक? ये एक ही ग्रुप के तो है, सेम ग्रुप तो है, यहाँ पे सेम ग्रुप तो है, मगर इनका डिफरेंस आप देखो, यहाँ कितना डिफरेंस है? 8। और यहाँ 37 में से 19 जाएगा 18। तो सेम डिफरेंस नहीं है, सेम ग्रुप है लेकिन सेम डिफरेंस नहीं है। इसीलिए ये लोग जो है डोब्राइनर ट्रायड क्या है? नहीं। समझ में आ गया? पक्का सेम डिफरेंस होना चाहिए, आइदर 8 और 18। ये उसका ट्रिक है। समझ में आ गया? चलो मैं दे रहा हूं, 2-4 ठोक करके दिखाओ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, 9, 17, 37 नहीं 35, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 17, 35, 53, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, 20, 38, 56, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, हाइड्रोजन नहीं, ये तो बाद में आएगा ना, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। क्या होता है एंटीमनी? 51 है ना। 8th वाला ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम। क्या होता है सिलेनियम? 34 होता है शायद, है ना? हाँ। फिर आ जाओ सल्फर, हाँ, सिलेनियम, टेलुरियम 52, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन 1, 9 और 17। चलो बेटा जल्दी से करो। यहां भी देना है क्या 5 मिनट? हाँ हाँ, ये 56 है बेटा, 56। चलो है। ये किसकी कॉपी आज यार 3 महीने से रखी है? तेरे को जरूरत नहीं है क्या इसकी? 3 महीने से पढ़ी है।
है कौन सा? ए नहीं है, आर्सेनिक है गलती से। 33, एंटीमनी 51। करो, मैं 2 मिनट वॉशरूम से आ रहा हूँ, फिर करेंगे डिस्कस। हो गया क्या? मैडम क्या प्रिंट चल रहा है? हाँ बेटा, हो गया। चलो बोलो, पहला वाला, थर्ड वाला सेम ग्रुप का है कि नहीं है? है। ये सेम ग्रुप के, सभी सेम ग्रुप के हैं। अभी सब सेम ग्रुप के दिए, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। आप बस डिफरेंस देखिए, यहाँ डिफरेंस कितना है? 8, और यहाँ 18, मतलब सेम डिफरेंस नहीं। और सेम डिफरेंस नहीं है मतलब ये डोब्राइनर ट्रायड नहीं। समझ आ गया पक्का? ठीक। अगले वाले में आ जाओ, यहाँ कितना डिफरेंस है? 18। यहाँ भी कितना है? 18, मतलब ये डोब्राइनर ट्रायड है। ठीक। अगले वाले में आ जाओ, यहाँ कितना डिफरेंस है? 18। यहाँ भी कितना डिफरेंस है? 18, मतलब ये भी डोब्राइनर ट्रायड है। फिर इसमें आ जाओ, यहाँ कितना डिफरेंस है? 8 और 18, डोब्राइनर ट्रायड नहीं। यहाँ आ जाओ, यहाँ कितना डिफरेंस है? 18। यहाँ भी कितना है? मतलब ये डोब्राइनर ट्रायड है। यहाँ आ जाओ, कितना डिफरेंस है? 8। यहाँ कितना है? 18, डोब्राइनर ट्रायड नहीं। ये वाले में आ जाओ, कितना है बोलो भैया? 18 और 18, डोब्राइनर ट्रायड है। यहाँ कितना आ गया? 8 और 8, डोब्राइनर ट्रायड है। सर हाइड्रोजन तो इस ग्रुप का नहीं है मेंबर। हाइड्रोजन जो है उसकी प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन आज तक के हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि उसको किस ग्रुप में रखना है। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 से मिलती है, लिथियम वाले ग्रुप से, लिथियम सोडियम पोटेशियम वाले से, और कुछ प्रॉपर्टीज फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाले ग्रुप से मिलती है। इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन को, सुना है आपने, नटोरियस एलिमेंट कहते हैं, हिंदी में आवारा तत्व कहते हैं। आवारा क्या होता है? जिसका ना घर का पता हो, है ना, जिसके पास घर ना हो। तो इसके पास घर नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग, आप पीरियोडिक टेबल आज एनसीईआरटी उठा के देखना, पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को अलग से बीच में ऊपर में बनाया हुआ है, ना ग्रुप 1 में है ना ग्रुप 17 में। समझ आ गया भैया? ठीक। तो ये हो गया अपना डोब्राइनर ट्रायड। अगली क्लास में अपन लोग ये सब खत्म करके अब पीरियोडिक टेबल की ओर बढ़ेंगे। ठीक है जी, चलो आज के लिए छुट्टी। 5 मिनट रुकना, अंकित सर को आपसे कुछ बात करनी। आ गए हैं 2 मिनट, आ ही गए। डाउट है तो मैं रुका हूँ बाहर, सर से बात कर लो फिर आ जाना।